नमस्कार साथियों, आज है 5 जुलाई। आपका एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज दो टॉपिक डिस्कशन, एक तो छोटा पैरेलल मैनेजमेंट का कल अपन नहीं कर पाए थे, और एक दूसरा है जीएसटी को 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसका समीक्षा करेंगे। क्या इस तरह क्या आलोचनात्मक रही, उसी के संदर्भ में बना के बढ़ते हैं। जो पहला पेपर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आता है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसलिए आता है कि राज्य सरकार को कितना जीएसटी मिला, जो उपकर लगाते हैं उसी के संदर्भ में। और एक आता है वित्तीय संघवाद, पॉलिटी का टॉपिक में आता है, संघवाद को बढ़ावा देना, राजकोषीय संघवाद, उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल अपन पढ़ेंगे। मकसद है कि उपकर बंद करे, मतलब ये जो उपकर है उसको हटाना, मतलब क्योंकि जीएसटी संग्रहण और संरचना सुधार की आवश्यकता अभी 8 साल में, कि जितना गति से जीएसटी बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है अभी हाल ही में कि कम जीएसटी संग्रह की स्थिति की बात की जाए, जून 2025 में जीएसटी संग्रहण के 1.85 लाख करोड़ रहा। मतलब ये कह रहा है कि एक 4 महीने का भी पिछले अभी 25 की बात कर रहा है, तो ये एक बहुत कम रहा है, सबसे कम रहा है। उससे पहले जून की ये बात कर रहा है तो केवल 6.2% की वृद्धि हुई। बीत वर्षों में जो लास्ट ईयर जो बीते हैं वर्ष, उसमें सबसे धीमी रही। कि जीएसटी संग्रहण से पहले से 8 प्रकार के उपकर जुड़े हुए, तो इस पे डिवाइड चल रही है कि जी जो उपकर है केंद्र सरकार भी लगाती है और राज्य सरकार भी लगाती है। तो उसी के संदर्भ में ये कह रहा है कि भाई इसको हटा देना चाहिए और जीएसटी में ईंधन शराब की तरह इनको भी शामिल करना चाहिए। जबकि ईंधन शराब अभी शामिल नहीं है, उससे भी आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई आप एक तरफा कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव और एक कर की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप राज्य और केंद्र अलग अलग उपकर लगाते हैं। उपकर का उद्देश्य है क्या होता है कि मुख्य रूप से विशेष सुविधा को प्राप्त करने के लिए होता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य। उसी के संदर्भ में ये बात करता है कि मुख्य उद्देश्य को उपलब्धि प्राप्त करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल बात कर रहा है। आगे चलते हैं कि संरचना सुधार की जरूरत क्यों है। भाई ये कह रहा है कि आवश्यकता क्यों है, कोई भी रिफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी है 8 साल बाद में। पहली बात, एक बहुत जटिल प्रणाली बन गई है कि इसमें शुरू में जब ये लगाया गया था ना, तो आए दिन स्लैब के अंदर जो चेंज होती है, जो 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 28% जो टैक्स लगाया जाता है वो लग्जरी कारों के, लग्जरी जो इंस्ट्रूमेंट है ना उन पे लगाई जाती है। 18% जैसे कृषि के, एग्रीकल्चर के उपकरण है उन पे लगाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई शुरू में ये स्लैब बहुत ज़्यादा जटिल होती गए, धीरे धीरे इसको सुधार करते गए, अवेयरनेस आते गए लोगों में, धीरे धीरे अब एक स्थायी पैटर्न के रूप में है। लेकिन अभी एक दुविधा और आ गई कि उपकर को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा आती है कि भाई केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है, तो इसका ये उन पे लगाया जाए जो अमीर लोग होते हैं, लग्जरी लाइफ वाले, उन पे लगाया जाए ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट मुख्य रूप से खर्च करके उनका समाधान किया जाए, क्योंकि कम आय वाले इसको नहीं दे सकते। तो केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व न्याय संगत का वितरण सही नहीं होने की वजह से ये बड़ी जटिल प्रक्रिया बनती जा रही है। इसी के संदर्भ में ये बात की जा रही है। आगे चलते हैं, एक राष्ट्र एक कर की भावना। मतलब मैंने बोला ना भाई, आप एक तरफा तो कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक कर की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप उपकर लगाए जा रहे हैं। और दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि ईंधन और शराब जीएसटी से बाहर है, जिससे जीएसटी अधूरा रहेगा। तो फिर क्या ना, मतलब ये बात आप जो कह रहे हैं यथार्थवादी कि एक राष्ट्र एक कर की जो बात करते हैं वो सही नहीं है। क्यों कि आप ईंधन शराब को बाहर रखा है और शेष कर जो उपकर है उसको आपने राज्य सरकार को भी अधिकार दिया है, केंद्र सरकार का दिया है। तो एक राष्ट्र एक कर की जो आप बात कर रहे हैं वो सही है ही नहीं। देखा जाए तो राज्यों को अधिक हिस्सेदारी देने की जरूरत है, क्योंकि राज्यों के पास जो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि भी अभी टैक्स की है ना वो कमी आई है। राजस्व केंद्र सरकार पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर। भाई केंद्र सरकार देगी तभी, जैसे अभी कई बार बंगाल को देख लो, हरियाणा के आप देख लो, हरियाणा की जो तमिलनाडु की देख लो, आप कोर्ट में जाते हैं बार बार, केरल बार बार कोर्ट में जाता है, दिल्ली बार कोर्ट में गया था जब आम आदमी की सरकार थी कि भाई बीजेपी सरकार आने के बाद जीएसटी लाया गया, हमें टैक्स नहीं दिया जाता। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाए भाई आप इनका पैसा बकाया है वो दिया जाए। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया की बात करता है। गैर साझा उपकरों को निर्भरता घटाई जाए, मतलब जैसे अभी वर्तमान बोलता है 8 उपकर ले गए, भाई आपको जरूरत नहीं है उनको हटाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के अलावा बाकी जिसकी जरूरत नहीं है उनको हटाया जाए। तो ये निर्भरता को रोकनी चाहिए। राज्यों में इनका उपयोग चुनाव उन्मुक्त उपहार है ना,
पर नहीं करना चाहिए। राज्यों को इनका उपयोग जो उपकर लगाते हैं आपको शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कोई रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि राज्य सरकार जो उपकर लगाती है वो अपने फायदे के लिए यूज करती है, जैसे चुनाव के लिए, जैसे कोई लाइट बिजली मुफ्त योजना चलाई उसमें यूज कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपका जो मकसद है शेष कर लगाने का, उपकर लगाने का, वही आपको उद्देश्य पूरा होना चाहिए। क्योंकि कर प्रणाली है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की होती है अपने में, तो उसी तरह आपका मकसद पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो जिस उद्देश्य से लिया जाए और कहीं और खर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। दूसरे सुधार की आवश्यकता करती है जो बात करता है आर्टिकल कि 28% जो अधिकतम जो स्लैब का कर है दर के ऊपर हटकर उपकर को इसको हटा देना चाहिए। उपकर दर क्षतिपूर्ति उपकर को जोड़ा जाए, इसके ऊपर भी, और कंपेंसेशन जो टैक्स पेयर है उसको भी जोड़ा जाए, ये कह रहे हैं। मार्च 2026 तक बढ़ाया गया जिससे राज्यों को नुकसान नहीं हो। मतलब ये क्षतिपूर्ति उपकर राज्यों को नुकसान हो रहा था, तो ये जोड़ा गया भाई हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, हम जो कर वसूल रहे हैं राज्य सरकार द्वारा। ये कहाँ गया था। आगे चलते हैं कि जीएसटी परिषद की बात की जाए तो जीएसटी दरों की समीक्षा दर निर्धारण समिति के सक्रिय रूप से कार्य करना। ये कह रहा है कि जीएसटी जो परिषद की भूमिका है वो क्या है कि जीएसटी जो परिषद की जो भूमिका है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि एक तो कर की व्यवस्था को निर्धारित करना, क्या करना, एक तो कर की व्यवस्था को निर्धारित करना, दूसरा कर को छूट देना, किन वस्तु और सेवाओं को कर मुक्त रखा जाए, कर ढांचे में बदलाव करना, नए दरें लागू करना, पुरानी दरें को हटाना, विवाद समाधान जैसी व्यवस्था की बात करता है। आईटी प्रणाली जैसे जीएसटी जैसे पोर्टल है वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दिया गया है, तो उसका समाधान निकालना, कर को छूट देना, समय समय पर निर्धारित दरों को निर्धारित दरों को निर्धारित करना, है ना, कर डिस्काउंट टैक्स जो डिस्काउंट की बात है वो करना, कर ढांचे में बदलाव करना, एंड डिस्प्यूट जो सॉल्यूशन है उसकी ओर बढ़ना। अब आगे चलते हैं कि बात है कि जीएसटी परिषद की भूमिका की बात की जाए तो कर दो दर निर्धारण समिति के रूप में कार्य करना, शहरी खपत को बढ़ावा देना, उपकर को हटाने से प्रशासनिक सरलता के साथ साथ खपत को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये कह रहा है कि शहरी अगर उपकर हटाने से एडमिनिस्ट्रेशन और जो टैक्स है एकदम नॉर्मल होगा, इसके साथ साथ खपत को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब आगे चलते हैं कि भाई जीएसटी परिषद की बेसिक बात की जाए अपन, तो जीएसटी परिषद जो सितंबर 2016 में इसका गठन हुआ था और 1 जुलाई से ये लागू हो गई थी परिषद की संस्था, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी है कि भारत के संविधान के अंदर 279A क्या है, 279 मतलब 279A के तहत इस संविधान का गठित किया गया है। ये आपको सबसे बड़े आपको याद रखना। दूसरा कि ये जो संरचना है कंपोजिशन मतलब एक संरचना स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जिसमें जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके वित्त मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है, केंद्रीय राज्य और वित्त मंत्री मिल के सदस्य होते हैं, और यूटी और राज्यों के द्वारा ही सदस्य भी जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसे बड़ी केंद्र के जो बहुमत है 1/3 वोट केंद्र का होगा और 2/3 राज्य और यूटी मिलकर वोट का होगा, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखनी। कुल मत जैसे परिषद के निर्णय मतों के आधार पर बात की जाए तो कुल मत 75% है, जिसके अंदर केंद्र सरकार का वोट 1/3 वेटेज और सभी राज्यों और यूटी कुल मिलाकर 2/3 वेटेज होगा। मैंने बोला केंद्र सरकार 1/3 याद रखना 75 में से 75% वोट में से, और 2/3 वोट है वो राज्य सरकार होगा और यूटी को मिलकर रहेगी। अब ये बात की बहुत सारे जीएसटी परिषद सिफारिश की बात, जैसे 2018 की बात की जाए तो जीएसटी दरों में कमी करने की बात की। कोरोना काल में जीवन रक्षक जो दवाएं थी उन पर डिस्काउंट छूट दिया गया है। अभी जो 22 की बात करें कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1.5 करोड़ की गई ताकि बिजनेस बढ़ा जाए, शहरों में रोजगार बढ़ा जाए, है ना। टैक्स पेयर ज़्यादा लगते हैं तो फिर बिजनेस आगे ग्रोथ नहीं कर पाती है। और ये 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था। केंद्र और राज्य का समन्वय एक श्रेष्ठ उदाहरण की बात करता है, ये संघवाद को बढ़ावा की बात करता है। जीएसटी परिषद की भारत में सहकारी संघवाद को एक परिचय के रूप में काम करता है। तो आपने जीएसटी पढ़ा। निष्कर्ष ये एक उपकर को हटाना एक कर व्यवस्था के लिए आवश्यक है, नहीं तो फिर बिजनेस और जीएसटी जो कर संग्रहण का उद्देश्य बढ़ावा देने की बात की वो कम हो जाएगी, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, तो राजकोषीय घाटा जैसे जो आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कराना बहुत कठिन हो जाएगा।
भाई जीएसटी संग्रह गिरावट देखी गई अभी वर्तमान में 4 महीने में 1.85 लाख करोड़ ही संग्रहण हुआ। राज्य द्वारा मुक्त उपहार अनुदान के लिए उपकरों का उपयोग करता है वो हटा देना चाहिए। मांग क्या है? मांग यही कि उपकरों की समाप्ति, दरों की सरलता, ईंधन शराब को भी शामिल करने से राजकों से जो संग्रहण है बढ़ेगा। तो ये इस तरह की बातें करता है। अब जीएसटी की बेसिक अपने बात कर दी। 101वां संविधान संशोधन है 2016 में आया था, सितंबर से 1 जुलाई 2017 से लागू है। पहली बार ये पूरे विश्व में फ्रांस में लागू किया गया था। ये बहुस्तरीय संरचना है, आपको पता है केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ सदस्य और बैठते हैं। और ये कौन संविधान 279 के अमेंडमेंट करके ये परिषद को संविधान में शामिल किया गया। करों का विलय 17 अप्रत्यक्ष और 23 उपकर समाप्त कर दिए। ये कह रहा है कि ये जीएसटी काउंसलिंग है, ये करों का विलय कर दिए, 17 ऊपर अप्रत्यक्ष कर था और 23 उपकर। अब आपको मैं बताता हूँ कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो आपको याद रखना। जैसे प्रत्यक्ष कर की बात की जाए, किसकी? प्रत्यक्ष कर की, तो प्रत्यक्ष कर क्या कहता है कि भाई ये कर सीधे आय पर, संपत्ति पर लगाया जाता है जिसका भार वही व्यक्ति वहन कर। जैसे मैं खरीदने गया तो सीधे मेरी संपत्ति पर लगेगा, आपके पे नहीं। ये होता है प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर, वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स और पूंजीगत कैपिटल गेन, 4 प्रकार के आपको याद रखना। प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा हूँ मैं कि सीधे आय और संपत्ति पर लगाया जाता है जिसका भार वही व्यक्ति भरे। जैसे मेरे संपत्ति और आय पर लगाया तो मेरे ऊपर ही बोझ होगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स और पूंजीगत लाभ। अब अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए, कर जो वस्तु और सेवा खरीद पर लगाया जाता है जिसका भार उपभोक्ता वहन करता है, परंतु टैक्स सरकार को कोई और देता है। मतलब टैक्स मेरे ऊपर लगाया, मैं दुकानदार से खरीद के आया, मेरे ऊपर टैक्स लगा और दुकानदार ने टैक्स सरकार को दिया। मेरे से किसने लिया? दुकानदार ने। तो ये क्या हुआ? ये अप्रत्यक्ष कर है ना। जीएसटी, कस्टम, उत्पाद शुल्क और सेवा कर, ये 4 प्रकार के अप्रत्यक्ष। कैसे? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं इसको, जो अधिकतर समाप्त होती है, अब हो गई लगभग। सेवा कर अब जीएसटी में समाप्त कर लिए जा गया है। अब इस तरह आपको याद रखना कि ये 23 और अप्रत्यक्ष जो उपकर 23 और 17 अप्रत्यक्ष कर शामिल करके जीएसटी को शामिल किया था। अब वर्तमान में 8 उपकर है तो उनको हटाने की बात कर रहे हैं। साझा की बात करें, केंद्र और राज्यों के बीच में एक मिलता है राजस्व, दोनों को दिए। अब आते हैं छोटे टॉपिक की तरफ। जो मैनेजमेंट का जो टॉपिक अपन चल रहा है उसी को अपन पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। कि ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो प्रचलन तंत्र की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से उत्पाद सेवा निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसमें उत्पाद भंडारण है ना, परिवहन, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि शामिल होते हैं। समझ में आया? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई अमूल की दूध है, अमूल की दूध की कोई कंपनी है। अब ये उत्पाद गुजरात में होता है। कहाँ पे? गुजरात में। ध्यान से समझना एग्जाम्पल से। फिर ये टैंकरों के माध्यम से विभिन्न शहरों में लाता है। कोई टैंकर आया, फिर वहाँ से शहरों में लाया, राजस्थान में लाया, जयपुर में। फिर वहाँ से एक थोक वितरक के पास पहुँचा। थोक वितरक मतलब दुकानदार के पास। फिर वह दूध दुकानदार और अंत ग्राहक के हाथ में दूध का पैकेट पहुँचा। इसको बोलते हैं प्रचलन तंत्र, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपको ये याद रखना कि कोई कंपनी, आपको ये पूरी तरह से आपको याद रखना कि उत्पाद भंडारण, परिवहन, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि शामिल है। ये घटक है, लेकिन उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंच कराना प्रचलन तंत्र। अब विभिन्न चरण की बात की जाए कि भाई ये क्या कह रहा है कि इनका समझते हैं कि भाई ये जो चरण की बात की जाती है उसको अपन समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे मान लो थोक व्यापारी, अमूल के उदाहरण देता हूँ। गुजरात के पास इसने बनाया, फिर ये रिटेल दुकानदार के पास पहुंचा, फिर ये कंज्यूमर के पास पहुंचा, मेरे पास है। मैं दुकान से ले गया, दुकानदार थोक व्यापारी से लिया। तो ये क्या है? विभिन्न चरण है। इसका याद रखना 3 चरण, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता की बातें करता है। अब उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है? एक तो लॉजिस्टिक लागत तो कम आए, सही स्थान पर पहुँचो, सही मात्रा में पहुँचाए, है ना। तो लॉजिस्टिक लागत कम आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो क्या हुआ? अच्छी इनकम होगी। तो ये सही मात्रा में पहुँचाने की बातें करता है। मार्केटिंग मिक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब भूमिका की बात की जाए, प्रतिस्पर्धा में बढ़त,
ब्रांड छवि में निर्माण और सतत विकास की बातें ये करता है। प्रचलन तंत्र डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? कॉम्पिटिटिव बढ़त, ब्रांड छवि निर्माण और सतत विकास की बातें जो करता है, प्रचलन तंत्र की बात जो करता है। प्रसारण तंत्र केवल माल पहुंचाने का जरिया नहीं है, बल्कि वह कई हैं जो उपभोक्ता संतुष्टि, ब्रांड छवि और बाजार में सफलता सुनिश्चित करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करता है। इसी तरह अपन अच्छे से टॉपिक कल इसके आगे और घटक और विशेषता पढ़ेंगे। प्रचलन तंत्र की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो अपन जीएसटी 8 साल पूरा उसके बारे में पढ़े, उपकर के बारे में पढ़े, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर बारे में पढ़ा, जीएसटी काउंसलिंग परिषद के बारे में पढ़ा और मैनेजमेंट के एक टॉपिक चल रही है सीरीज में उसको भी पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।